हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। वेलकम बैक अगेन। सो हम रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए। एंड टुडे इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो और फाइनल वीडियो मॉडर्न फिजिक्स के लिए, जिसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी विच कंटेन्स 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, कई बार रिपीटेड है। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज 103 अभी तक का टोटल। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। ठीक हो गया। तो हमें पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ई फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा? -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, दैट इज 4। दैट कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और ई होता है अपने पास एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? एच सी बाय ई, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं अभी, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं थी। लैम्डा इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय 3.4 नैनोमीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो 1240 divided by 3.4, this comes out to be 364.7 नैनोमीटर। ठीक हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 104। व्हाट डू यू मीन बाय वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? ठीक है, वेव नेचर मतलब wave like property. Electron shows wave like property and its wavelength is given by, according to de Broglie, lambda is equals to h upon mv, that is h upon p, और kinetic energy के terms में h upon under the root 2m k। ठीक है, इससे हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं that electron should show wave like property means wave like phenomena। like वेव लाइक फिनोमिना कौन से होते हैं? ऑप्टिक्स में आपको पता है वेव लाइक फिनोमिना होते हैं सच एज डिफ्रैक्शन। ठीक। हाउ डज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन्ड बाय द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अच्छा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा होता है एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा एच अपॉन एम भी होता है। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली 2 पाई आर शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं या फिर हाँ, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हमें प्रूव करना है एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक हो गया। तो एम बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एम बी आर इज पी, सॉरी एल, तो ये हो गया एल इंटू 2 पाई और एन लैम्डा, और यहाँ से ये हो गया एम बी पी।
ठीक है, तो वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा कितना होता है h अपॉन पी, तो l इंटू 2 पाई शुड बी इक्वल टू n, लैम्डा इज h अपॉन पी और ये क्या हो जाएगा एम बी, है ना। एम बी कितना होता है पी, पी से पी कैंसिल, तो एल कितना आ गया एन एच अपॉन 2 पाई, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, क्लियर। एम बी से मल्टीप्लाई करा हमने यहाँ पर, एम बी से ही डिवाइड कर दिया, क्लियर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted is doubled when the wavelength of incident light on the photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2. Deduce the expression for threshold wavelength and work function for the metal surface in terms of lambda 1 and lambda 2. अच्छा क्वेश्चन है भी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, डबल हो रही है। पहले सिंगल रखते हैं, के ई मैक्स, ये किसके बराबर आता है एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट, आइंस्टाइन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। ठीक हो गया। अब अगर इसे डबल कर देते हैं तो ट्वाइस के ई मैक्स, ये कितना आएगा एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता मेटल का, वो सेम रहता है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब के ई मैक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस 2 फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट को एक तरफ भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी तो कॉमन हो जाएगा, 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट कितना आ जाएगा फाई नॉट। ठीक है, तो कह रहे हैं डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का तो आ गया, वर्क फंक्शन फाई नॉट कितना आ गया एच सी इंटू 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, पहला काम हो गया वर्क फंक्शन के टर्म्स में। फिर कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में निकालो, तो ये भी आसान है, एच सी 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, फाई नॉट कितना होता है एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी से एच सी कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 106, कह रहे डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन क्या होता है, एक बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियाई का दो स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई में टूटना, जो कि क्या है ज्यादा स्टेबल है और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आती है ज्यादा, दिस इज न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूजन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी एंड फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई विद लार्जर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। बी पार्ट करते हैं, द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 94 Pu और 230 पोलोनियम होगा, ठीक है, आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ 92 यूरेनियम 235। ओके, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ प्योर अंडरगो फिजन, द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 180। ठीक है, तो पर फिजन कितनी एनर्जी रिलीज होती है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें निकालना है कि कितने फिजन होंगे यहाँ। ठीक है, मतलब कितने एटम होंगे, मेन काम वही है, मतलब कितने न्यूक्लियाई होंगे 1 ग्राम में। ठीक है, तो पोलोनियम 239 का मोलर मास कितना हो गया 239 ग्राम। ठीक है, हमें पता है n होता है n बाय Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे n इज इक्वल टू n इंटू Na, और यही किसके पास बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1 ग्राम में पूछ रहे हैं, तो मोलर मास कितना है 239, तो n कितना हो जाएगा 1 अपॉन 239 इंटू Na, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है,
तो n नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे हमें, तो हमारा काम हो जाएगा 6.022 डिवाइडेड बाय 239 अगर कर दूं तो ये आएगा 0.0251 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 2 और 3 4, तो ये हो जाएगा 251 इंटू 10⁻19। इतने एटम्स आ गए। ठीक है, तो इतने ही फिजन होंगे। अब हर फिजन में कितनी एनर्जी निकलती है? 180। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 1 ग्राम। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी आएगी? 251 इंटू 180 इंटू 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 251 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, तो ये आ गई 45180 इंटू 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसमें थोड़ा बहुत मोलर मास का कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? इट इज डिफाइंड as the as 1/12 of the mass of a C12 atom, है ना। ठीक है, इसी को कहते हैं 1 AMU। फिर क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ ड्यूट्रॉन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। कितनी होती है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम क्या होता है? मास डिफेक्ट। कौन सा? यहाँ पर ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन किसके पास क्या होता है? ड्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ आना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अब मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है अपन को 1.0086665 और मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर ही है 1.00782 माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 2.014102 इंटू सी स्क्वायर। बस, अब कुछ नहीं, हमें कैलकुलेशन करनी है फटाफट। तो ये हो जाएगा 1.00865 प्लस 1.00782 विच कम्स आउट टू बी 2.01649 माइनस कर देते हैं 2.01402। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.00247। ये एटॉमिक मास यूनिट में आया। हमें इसमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एमईवी में। दैट इज 931.5 एमईवी बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल, तो आंसर कितना आएगा अपने पास? इंटू 931.5। ओके, तो ये आ गया 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के पास इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है, लगभग 2.2 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108, अगेन अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ 1/√k। रूट के क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी है ना। फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर शोन इन द फिगर, हियर k इज द एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, ग्राफ दिया है। कह रहे व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। वी ऑल नो दैट p इक्वल टू mv। m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। अगर m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, दैट इज mv का होल स्क्वायर विच इज p स्क्वायर बाय 2m। तो p को कितना लिख सकते हैं? अंडर द रूट 2m की। लैम्डा आ जाता है अपने पास h अपॉन अंडर द रूट 2m के। अब ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है?
एच और सॉरी लैम्डा और 1/√k। तो अगर मैं इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो y तो हो गया लैम्डा, x एक्सेस में क्या प्लॉट है 1/√k, तो m कितना आ गया मेरे पास स्लोप, स्लोप कितनी आ गई h अपॉन अंडर द रूट 2m। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। विच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज हैवियर, इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल भारी है। ठीक है, अब देखो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जो भी पार्टिकल की स्लोप ज्यादा होगी उसका मास क्या होगा कम। अब इन दोनों पार्टिकल्स में से किसकी स्लोप ज्यादा दिख रही है, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन m2 का ज्यादा दिख रहा है और m1 का कम, तो मतलब m2 की स्लोप ज्यादा है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब m2 हल्का है और m1 भारी है, दैट मीन्स m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, क्लियर। इज दिस ग्राफ वैलिड फॉर प्रोटॉन, नो, बिकॉज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है 0। और उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं हम E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। तो 109 में अपन को क्या कहना है, अज्यूम द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। द स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव सरफेस फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्पीड के मैक्स कितनी होगी एच न्यू माइनस पाई नॉट, क्लियर। अब एच न्यू हो गया, के मैक्स हो गया हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। अब गिवन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि गिवन है फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ कहीं लिखा है फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब गिवन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो ये वाली टर्म तो फिक्स हो गई, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा फाइव नॉट पे, तो बिल्कुल सही बात है। फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन वर्क फंक्शन। ठीक हो गया, ए पार्ट हो गया। बी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपने कई बार किया भी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ई टाइम्स बी स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, वी स्टॉपिंग कितना आता है एच न्यू बाई ई माइनस फाइव नॉट। नाउ कंपेयर इट विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना मिल जाएगा h बाई ई और c कितना मिल जाएगा माइनस फाइव नॉट बाई ई, मिल गया अपने को दोनों। तो कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो लीनियरली ही वेरी करना चाहिए। तो दिस इज v स्टॉपिंग, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फाइव नॉट बाई ई, और जो स्लोप है h बाई ई, और जो इसका x इंटरसेप्ट है, x को जहां पर कट करता है, दिस इज न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ हो गया, और इस ग्राफ के बेसिस पे आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन सरफेस। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये अपनी मेटल प्लेट है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आया, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अगर एनर्जी ज्यादा हुई इंसिडेंट तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एमिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर 10 फोटोन आए, ठीक है, और वो 10 इलेक्ट्रॉन से टकराए, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करते करते जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मतलब मोर द इंटेंसिटी मोर विल बी द फोटो करंट। ठीक, क्लियर, डन। ये कई बार लिख लिया हमने, थ्योरी में भी देखा आपने। राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक थे, पहला ड्रॉबैक ये था, इट
couldn't explain the stability as according to Maxwell every accelerating particle, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, so it is accelerated particle and every accelerated particle emits electromagnetic radiation. अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज कर रहा है, और एनर्जी को लूज कर रहा है तो इसका पाथ ऑफ रोटेशन क्या होता जाना चाहिए, या सर्कल ऑफ रोटेशन क्या होता जाना चाहिए, छोटा छोटा छोटा, एंड अल्टीमेटली इट शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस विच विल कोलैप्स द मैटर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफी से ये पाया गया कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो स्पेक्ट्रम आता है दैट इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्योंकि कंटिन्यूसली एमिट हो रही है रेडिएशन, तो स्पेक्ट्रम भी कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस। तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक है, आप लिख लीजिएगा, थ्योरी वाले लेक्चर्स में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शो दैट डिफरेंट ऑर्बिट इन बोर्स एटम्स आर नॉट इक्वली स्पेस, ठीक है। हाउ डिड बोर रिमूव देम, बोर ने क्या रिमूव, कैसे रिमूव किया? बोर ने पहला तो ये बोला कि किन्हीं भी ऑर्बिट्स में नहीं घूमता है, सिर्फ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है जिनका नाम शेल्स दिया, और इन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो बोर के पहले दो पोस्टुलेट एक्सप्लेन करते हैं द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और उसको सही करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। नाउ शो दैट डिफरेंट ऑर्बिट इन बोर्स एटम्स आर नॉट इक्वली स्पेस, ये भी बहुत आसान है। En कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो E फॉर n इक्वल टू 1 ये कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इक्वल टू 2 ये कितना आता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, गैप सिग्निफिकेंट है। फॉर n इक्वल टू 3 इट कम्स आउट टू बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हो कि गैप क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वी कैन से दैट दे आर नॉट इक्वली स्पेस, ठीक है। यहाँ गैप बड़ा है और यहाँ गैप छोटा है। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 111, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस, क्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो? न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज, हाईली डेंस, ठीक है, क्लियर, स्मॉल इन साइज, स्फेरिकल इन साइज, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस की, ठीक है। इनमें से कोई भी दो आप अपने एग्जाम में लिखाइएगा। व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस मच मोर देन ऑफ एन एटम? अब एटम का साइज होता है न्यूक्लियस से 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा। देखो साइज ऑफ एटम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स bigger than nucleus, therefore its density is much smaller। साइज बड़ा है और मेंबर्स भी क्या है, कम है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा तीसरा भी है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियर। डेंसिटी क्या होती है, मास नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास A इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन m, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। r कितना होता है, r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब, तो m इंटू a, और नीचे क्या आ जाएगा 4/3 पाई r0 का क्यूब, और a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो a आएगा, a से a कैंसिल। तो मास कांस्टेंट होता है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का, 4/3 पाई भी है कांस्टेंट है, और r0 1.2 पर मी ये भी क्या है कांस्टेंट, सिंस ऑल दीज आर कांस्टेंट देयरफॉर मास डेंसिटी क्या आती है, कांस्टेंट आती है, दैट इज 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, और जो न्यूक्लियन डेंसिटी आती है दैट इज 10 टू द पावर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी बताइए, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 4861। सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का एन फाइनल कितना होता है,
एन इनिशियल 3 और 4 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो 3 से जो 2 पे आएगी वो फर्स्ट बाल्मर लाइन होगी, और जो 4 से 2 पे आएगी वो कौन सी होगी, सेकंड बाल्मर लाइन है ना। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द सेम सीरीज। तो सेकंड का दे रखा है और फर्स्ट का पूछ रहा है, तो सेकंड की वेवलेंथ कितनी होगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लैम्डा कितना हो जाएगा, अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर दैट इज 4, और एन सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 4 ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 1 बाय लैम्डा कितना आएगा आर 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 64, दैट मीन्स 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 16 माइनस 4 इज 12, ठीक है, और 3 से कटेगा ये, 4 3 जा और 4 1 जा 4 और 6 है। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 16 बाई 3 लैम्डा, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, और लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है, कितनी गिवन है 4861 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये r हो गया, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1। अब ये फर्स्ट लाइन के लिए पूछ रहा है, तो फर्स्ट लाइन के लिए लगा देते हैं 1 बाय लैम्डा कितना होगा r 1 बाय एन फाइनल तो वही रहेगा 2 4, और फर्स्ट लाइन के इनिशियल कहाँ से आएगा 3 से, तो 1 बाय 9, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36 इंटू आर 1 बाय लैम्डा, ठीक है, क्लियर। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 36 बाई 5 आर, आर की वैल्यू रखते हैं 16 इंटू 3 इंटू 4861, ठीक। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 80 इंटू 3 इंटू 4861 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, रिक्वायर्ड लैम्डा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 36 इंटू 3 इंटू 4861, दिस कम्स आउट टू बी 524988, और इसे डिवाइड कर देते हैं 80 से, डिवाइडेड बाय 80, दिस कम्स आउट टू बी 6562.35 और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो सेकंड लाइन की वेवलेंथ बड़ी हो गई और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ छोटी हो गई, क्योंकि गैप कम है, ठीक है। गैप कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी, और जैसे गैप बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली बात भी यहाँ से साबित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, शो स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। थ्योरी में देख लीजिएगा, एटम के लेक्चर नंबर 2 में या 1 में होगा ये। एंड यूजिंग बोर्स सेकंड पोस्टुलेट शो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज n टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या शो करना है, 2 पाई आर एन इज n टाइम्स लैम्डा, ठीक है। कैसे शो करेंगे, अभी अभी कराया मैंने, लैम्डा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है सेकेंड पोस्टुलेट बोर का, तो एल कितना लिख सकते हो एम बी आर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक। तो 2 पाई को उधर भेज देते हैं, 2 पाई आर एन एन एच अपॉन एम बी दैट इज 2 पाई आर एन एन एच अपॉन एम बी क्या होता है पी, एंड व्हाट इज एच अपॉन पी लैम्डा। प्रूफ हो गया था 2 पाई आर एन कितना होता है एन लैम्डा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। मैथमेटिकल फॉर्म में फटाफट लिख देता हूँ। पहली है एफ सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज एम वी एन स्क्वायर बाय आर एन इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन आर एन का होल स्क्वायर फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और थर्ड क्या कहता है दैट डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये किसके बराबर होता है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक हो गए तीनों। कह रहा है द रेडियस ऑफ, इसे प्रूव करो द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो फोर्थ प्रूव दैट आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इट इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड इन थ्योरी, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, जैसे इस इक्वेशन को लिख सकते हो एम वी एन आर एन
सो यू नो हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, आर एन और बी एन दोनों आ जाएगा यहाँ से। ठीक, और आर एन आ जाएगा तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, शो दैट टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ एम बी एन का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी के ई स्क्वायर अपॉन आर। और क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो माइनस आएगी। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी विल कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। यहाँ पर आपको बी एन और आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए इतना आप कर सकते हैं एग्जाम में। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन डी। सेक्शन ई से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। सेक्शन ई में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है अक्सर, क्या पता इस बार पूछ ले, पर अक्सर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है इन तीनों चैप्टर से। ठीक है, अब ये जो भी दे रहा है ये फोटोन के बारे में बता रहा है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बैकअट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, फोटोन, है ना। तो फर्स्ट का होगा फोटोन। A photon has an energy, its momentum E होता है pc, तो P हो जाता है फोटोन के लिए E बाय सी। E गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल अपॉन C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर, ये 8 ऊपर चले जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -27 जूल। ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। फिर कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, द पावर एमिटेड इज 3.3145, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द सोर्सेज। ओके, गुड क्वेश्चन। थर्ड, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर, पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर, है ना, तो पावर क्या हो गई, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर इज गिवन एज 3.315 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट मतलब, मिली वॉट मतलब 10 टू द पावर -3। और यहाँ पर ना ये 10 टू द पावर 11 नहीं है, इसमें क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, ये 14 है। 11 से ट्राई किया था, ये आंसर मैच नहीं कर रहा था, 14 है। ठीक, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 पावर आ गई, और ये हो गई एनर्जी। एनर्जी होती है NH न्यू अपॉन टाइम, 1 सेकेंड हो गया। तो ये पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.315 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन h कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और न्यू कितना गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 14। पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, फिर n निकाल लेंगे। 3.315 अपॉन 6.6 इंटू 5, और ये कितना बचा 10 टू द पावर -3, और ये आ जाएगा नीचे से -20, ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 17। ठीक, देखते हैं, तो 6.6 इंटू 5 इज इक्वल टू 33, दिस इज 3.3 डिवाइड बाय 33, लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 10, तो ये तो 1 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 17, तो लगभग कितना आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 16, विच इज ऑप्शन सी। 1 इंटू 10 टू द पावर 16, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। फोर्थ कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फाई नॉट इज गिवन एज, ठीक है, चले आगे। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, न्यू कितना गिवन है अपन को 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs, the maximum kinetic energy of the emitted electron। के ई मैक्स पूछ रहा है, कितना होता है h न्यू, that is 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस फाई नॉट कितना गिवन है 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19। ठीक है, क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई करना है और फटाफट सॉल्व करना है। तो 6.6 इंटू 6 इक्वल टू 39.6, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर -20 माइनस 2.14 इंटू 1.6 दैट इज 3.424 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा 39.6 और माइनस 34.2 इंटू 10 टू द पावर -20। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 39.6 minus 34.2 which will come out to be 5.4 into 10 to the power -20 जूल। है कोई ऐसा ऑप्शन? लेट्स सी, है ना, ये ऑप्शन डी। इसे 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से क्या कर दूँ, डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 0.54 इंटू 10 टू द पावर -19, और विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी सेम तो है। फिर कह रहा है बी पार्ट इसका, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.21। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, पाई नॉट 2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो पाई नॉट होता है एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो न्यू नॉट हो जाएगा 2.21 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और एच की वैल्यू रख देते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। फिर कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, 2.21 इंटू 1.6 इट इज 3.356536 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 6.6, 0.5354 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक, फिर वही 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 10 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 14 विच इज अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन सी। ठीक, नाउ दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये पूरी इसकी क्या बोलते हैं थ्योरी आप पढ़ लेने से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। कौन सा ग्राफ होगा, सी, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी का कौन सा ग्राफ आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड, when the frequency of the incident light is increased without changing its intensity, the saturation current। अब जो saturation current होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, अब क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं करी है तो saturation current remains the same, ऑप्शन डी। Which of the following graph can be used to obtain the value of Planck's constant? फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अभी तो करा है फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सॉरी फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं, कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी आएगा इसका, ना, थर्ड का आएगा ऑप्शन डी। कहाँ कराई, ये यहाँ पर कराया, अभी देखो दिखाते हैं ये ग्राफ। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितने आया है, ये जो इसका स्लोप है वो कितना है, h बाय ई, तो ई को स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट की, है ना, क्लियर। तो ये है फोटो करंट वर्सेस कट ऑफ पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस सक्सेसिवली, के आर, के वाई एंड के बीटा रिप्रेजेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देन कौन सी सबसे बड़ी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, कितना होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा होगा सेम इंटेंसिटी दे रखी है और सेम मेटल सरफेस पे एक के बाद एक इंसिडेंट करवाए, तो इनमें से सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी उसकी सबसे ज्यादा। तो बताओ रेड में, येलो में और ब्लू में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, ब्लू लाइट की,
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ब्लू लाइट की, फिर येलो की, और लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी कम आएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी किसकी आएगी? के ब्लू, फिर के येलो, और फिर के रेड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। सो लार्जर न्यू मीन्स लार्जर काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे बड़ा न्यू किसके लिए होता है? बीटा के लिए, है ना, मतलब ब्लू के लिए। के ब्लू इज इक्वल टू के येलो ग्रेटर देन के ब्लू ग्रेटर देन के येलो ग्रेटर देन के रेड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट नेक्स्ट पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट? विजिबल लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा मेटल करता है? इसका आंसर शायद सीजियम है, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, या तो सीजियम होगा या जिंक, पर मेरे हिसाब से शायद सीजियम है इसका आंसर, ठीक है। तो प्लीज इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सीजियम है कि नहीं, है ना, ठीक है। बाकी कमेंट में डाल देंगे हम क्रॉस चेक करके। 49th, मतलब सॉरी, ये थर्ड केस स्टडी का क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब पूछ रहा है द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन्ड फॉर टू मेटल्स। अच्छा, दो डिफरेंट मेटल्स के लिए अगर इस ग्राफ की बात करें तो क्या होगा वो ग्राफ? दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग आएगा, ठीक है। दो अलग अलग मेटल की अगर मैं बात करूं, स्लोप सेम आएगी, बट वर्क फंक्शन अलग अलग होने के कारण ये दोनों लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। तो ऑप्शन बी, किसका ग्राफ है ये? वी स्टॉपिंग वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। स्लोप क्या आती है? एच बाय ई, तो देयरफॉर इट शुड बी कांस्टेंट। और ये वाई इंटरसेप्ट क्या आता है? न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होंगी? अलग अलग, और उनका वर्क फंक्शन भी क्या होगा? अलग अलग, पाई और पाई प्राइम बाय, ठीक, क्लियर। तो ये दो लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल, क्योंकि इनकी स्लोप क्या होने वाली है? सेम, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है सेकेंड, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज, जबकि इसका स्लोप कितना है? एम। तो एम कितना आया? एच बाई ई। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती है? एम टाइम्स ई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। थर्ड, द इंटरसेप्ट ऑन न्यू एक्सेस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सेस ऑफ द ग्राफ आर रिस्पेक्टिवली। अभी अभी बताया मैंने, न्यू एक्सेस का इंटरसेप्ट कौन होता है? न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वी नॉट एक्सेस का कौन होता है? फाई नॉट बाय ई, दैट इज फाई नॉट कितना होता है? एच न्यू नॉट बाय ई। तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक। इसका और वाला पार्ट थर्ड का, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम इट्स वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स। वेव नंबर वी बार होता है 1 बाय लैम्डा। अब वेवलेंथ को डबल करोगे तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? हाफ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे अगर डबल कर दोगे तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक। और क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी, न्यू इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ये भी क्या हो जाएगी? हाफ। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? बी ऑप्शन, ठीक। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स का, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज गिवन p इज 5 into 10 to the power minus 29 kg meter per second, ignoring relativistic effects if any, the wavelength of the photon. तो lambda is equals to h upon p। h कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और p कितना दे रखा है अपन को? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। दिस कम्स 6.6 डिवाइडेड बाई 5, और 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 29 कितना आएगा? माइनस 5, 1 पॉइंट, ये कितना आएगा? 32। दिस कम्स आउट टू बी 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं? टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 10 टू द पावर माइनस 6 को कहते हैं माइक्रोमीटर,
तो 13.2, 13.3 ऑप्शन डी। ठीक, सो दैट्स इट। इतना अगर आपने कर लिया है, ये वीडियो देख ली, तो शॉर्ट मैं गारंटी देता हूँ आपके 12 में से 10 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। यू विल स्कोर मोर देन 10 मार्क्स, जो कि 12 मार्क्स का लगभग लगभग इन तीनों चैप्टरों से आता है। सो रिक्वेस्ट चाहिए आप लोगों से कि इसे पूरा देखें, डिटेल में पहले थ्योरी कवर करें एंड देन PYQs की PDF डाउनलोड करें और उन्हें अपने आप लगाएं और फिर उन्हें यहाँ से सोल्यूशन से चेक करें कि कितने आप सही कर पा रहे हैं और कितने आप गलत कर पा रहे हैं। जो आप सही कर पा रहे हैं उन टॉपिक्स पे कम ध्यान दीजिए, और जिन जिन टॉपिक्स के PYQ आपसे गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को एक और बार रिवाइज करें और उन पे और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और इसके बाद हम सेमीकंडक्टर अपलोड करने वाले हैं सेम मैनर में, सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।